हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे विशेष तौर से देखें तो नेट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही के अंदर एमएससी अपीयरिंग कर रहे हैं या फिर एमएससी फाइनल है या फिर अपन कहें एमएससी पास आउट हुए हैं। ठीक है, एमएससी अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है और एमएससी आप लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा टारगेट आपके सामने जो रहता है वो रहता है नेट का क्वालिफाई करना। ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी कोई CSIR नेट की या फिर अपन कहते हैं नेट क्वालिफाई करना चाहता है, सबसे पहले माइंड में कौन सी चीज़ें आपको क्लियर रखना है। नेट दो प्रकार की होती है, एक होती है UGC और एक होती है CSIR। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पर मैं आपको बेसिक कर देता हूँ। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी भी साइंस बैकग्राउंड से, बॉटनी, जूलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी मतलब कह सकते हैं अपन, बायोलॉजी कह सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, इनमें से किसी भी ब्रांच से आप हो, तो सबसे पहला तो आपको क्लियर करना है कि आप कौन सी नेट दोगे। तो आपको नेट कौन सी देना, साइंस वालों को CSIR नेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हो तो UGC। इसका मतलब अभी किसी भी स्टूडेंट का इस टाइप का कमेंट नहीं आना चाहिए कि हमने MSc बॉटनी या साइंस से की है तो हम UGC में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो UGC में आपको नहीं करना, आपको केवल CSIR में करना है, पहला फैक्ट। दूसरा चीज़ अपन देखें कि अगर आपने MSc की है तो कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लाइफ साइंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, लाइफ साइंस की जो ब्रांच है नेट में, उसमें कौन से कैंडिडेट आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिनकी MSc किस सब्जेक्ट में है, बॉटनी में, जूलॉजी, इसके अलावा बायोटेक, माइक्रोबायो, ठीक है, माइक्रोबायो के अलावा बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो, एनी बायोलॉजी ब्रांच से अगर आपकी MSc है तो आपको कौन सी नेट की तैयारी करनी है, आपको करनी है लाइफ साइंस नेट की तैयारी करना है। लाइफ साइंस किस में आता है, CSIR में आता है। एक जनरल सवाल आप लोगों का रहता है कि अगर जैसे मान लो कि कोई बायोटेक का है और बॉटनी में अप्लाई करना चाहता है तो वो पूछेगा नेट कौन सी करनी है, चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इनमें से किसी भी ब्रांच का बनना है तो नेट आपके पास में लाइफ साइंस होनी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, UGC में अपीयरिंग हो जाते हैं, UGC जो नेट होता है उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं इन्वायरमेंट साइंस के अंदर। लेकिन इन्वायरमेंट साइंस जो है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से बनना चाहते हो तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। एक कंडीशन है UGC के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वही कैंडिडेट इनमें से प्रोफेसर बन सकता है इन सब्जेक्ट में जिसकी नेट है वो लाइफ साइंस में हो। और लाइफ साइंस कौन करवाता है, CSIR करवाता है। इसका मतलब आपको ओवरऑल लाइफ साइंस की नेट ही पास करनी पड़ेगी। अब अपन देखते हैं कि आज का जो अपना क्लास है वो खासतौर से बॉटनी का रहेगा कि बॉटनी के जो भी बच्चे हैं जो MSc में अभी पढ़ रहे हैं या MSc पास आउट है, तो उनके लिए सबसे बड़ा रहता है कि सर बॉटनी के लिए कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ें और हमारी नेट क्लियर हो जाए। उसके रिगार्डिंग आज का अपना जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, 2-3 पार्ट में इसको छोटा छोटा अपन बना रहे हैं। बॉटनी के जो कैंडिडेट है, एक चीज अपने माइंड में रखना है कि जो CSIR का सिलेबस है, CSIR नेट का सिलेबस है, एक इसमें थोड़ा सा मैं और डिफरेंस कर देता हूं। देखो, एक होता है केबल नेट और एक होता है JRF। ठीक है, कई बार कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि सर हम नेट का फॉर्म भरे या JRF का फॉर्म भरे। इसका मतलब CSIR नेट में जब फॉर्म निकलते हैं, एक ही फॉर्म निकलता, सिंगल फॉर्म होता है और सिंगल फॉर्म में 2 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर, ऐसे ऑप्शन आता है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो वहाँ पहला ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर। किसके लिए कर रहे हो, आपको क्या करना है, अगर आप 28 साल से कम हो जनरल में और ओबीसी में यदि 31 साल से कम हो और एससी में 33 साल से कम हो
तो आपको किसके करना है, JRF के लिए अप्लाई करना है। और अगर जो मैंने एज बताई है 28, 31 और 33, उससे अगर अबोव है तो आपको किसके लिए करना है, नेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास में आते हैं। इसका मतलब जिसने अप्लाई JRF के लिए किया है तो रिजल्ट जो आता है उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक JRF होता है और एक नेट होता है। तो फॉर्म एक ही होता है दोनों का, सिलेबस भी एक ही होता है, एग्जाम भी एक ही होती है, सब कुछ सेम है। सिर्फ कंडीशन आपकी ये रहेगी कि जिस कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो कट ऑफ 2 जाएगी। ठीक है ना, कट ऑफ कितनी होती है, 2। कट ऑफ कितनी रहती है इसकी, 2 रहती है। ठीक है, 2 कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जो कट ऑफ हाई रहती है वो किसकी, JRF की, और जो कट ऑफ लो रहती है वो किसकी रहती है, नेट की। इसका मतलब अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, हाई मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको JRF में सिलेक्शन दिया जाएगा या JRF आपको मिलेगा। और अगर आपके परसेंटेज JRF से कम बन रहे हैं तो आपको नेट मिल जाएगी। इसका मतलब एक ही एग्जाम से 2 चीज़ क्वालिफाई करनी पड़ती है आपको, अच्छे मार्क्स बने हैं तो JRF, कम मार्क्स बने हैं तो आपको नेट मिल जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ है इसमें, चलो इसको आगे देख लेते हैं कि JRF तो होता है, वो अलग से बता रखा है मैंने, PhD के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अलग से आप वीडियो देख लेना। सबसे पहले आपको समझना है इसका सिस्टम कि नेट का एग्जाम 1 ईयर में कितनी बार होता है, 2 बार एग्जाम होता है। कितनी बार एग्जाम होता है, 2 बार एग्जाम होता है, जून और दिसंबर में। फिर अपन देखते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है ना, बोटनी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो देख लो। पैटर्न पेपर का अगर अपन देखेंगे तो यहां पर एक सिंगल पेपर कितना होता है, सिंगल पेपर होता है। सिंगल पेपर में 3 पार्ट होते हैं। सिंगल पेपर में पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, 3 पार्ट आपके हैं। एकदम मैं सिंपल चीज़ों में बता रहा हूँ, इसके बाद में शायद आपके कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए मैं पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर के अंदर एक ही पेपर में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से A जो पार्ट होता है वो आपका होता है केवल छोटी मोटी जो मैथमेटिक्स है, छोटा सा रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम होती है MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है केवल वो होती है, लिखने वाले एग्जाम नहीं होती है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखेंगे अपन 50 क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे 75 क्वेश्चन है। इसमें से आपको करने कितने हैं, तो करने केवल 15 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से केवल 25 क्वेश्चन करने हैं। ये आपको अटेम्पिंग देना है। पार्ट A में से 15 करने हैं, पार्ट B में से 35 करने हैं, पार्ट C में से 25 करने हैं आपको। पार्ट जो 15 वाला है, जो A वाला है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 30 नंबर का पहला पोर्शन है। सेकंड वाला भी 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 70 नंबर का हो गया। यहाँ पर जो है प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ पर 100 का है। टोटल कितने का हो गया, 200। टोटल पेपर आपका 200 नंबर का होता है। टोटल नंबर कितने, 200। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर अपन देखें, नेगेटिव मार्किंग अगर अपन देखें तो यहां पर होता है 1/4 होता है वैसे। ठीक है, नेगेटिव कितनी होती है, 1/4 होता है इसमें। ठीक है, ये आपकी इसकी नेगेटिव है, तो इस पेपर में नेगेटिव रहता है। कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं सर यूजीसी में नेट पेपर में नेगेटिव नहीं होती है, तो यूजीसी का पोर्शन अलग है, सीएसआईआर का पोर्शन अलग है। सीएसआईआर में 1 पेपर होता है, यूजीसी में 2 पेपर होते हैं, इसलिए आप उसको कुछ भी नहीं करना, आपको उसमें 2 या 3 पेपर होते होंगे, अपने को तो सिर्फ इसका पोर्शन याद रखना है। अब अपन चलते हैं बोटनी वाले को। आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। कट ऑफ कई बार पूछते हैं बच्चे कितने के आसपास रहती है, तो आपको 50% से अबव लेके आने हैं। 200 में से अगर आपके 110 से
115 नंबर के आसपास अगर आते हैं तो आपको JRF मिलने की संभावना मैक्सिमम फुल चांस रहते हैं। अगर आपके 100 नंबर, यहाँ पर अपन देखें 100 नंबर 105 नंबर के आसपास रहते हैं तो आपको आराम से नेट मिल जाएगी। ये आपको क्राइटेरिया लेके चलना है, इतने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और अपन देखें इसमें से सिलेबस, ठीक है। हाँ, एक इसमें मैंने बताना भूल गया, पार्ट ए में तो है वो तो आती है रीजनिंग, पार्ट बी और पार्ट सी में जो आते हैं वो आते हैं लाइफ साइंस, ठीक है। मैंने बता दिया आपको बॉटनी वाले किस एग्जाम को दे रहे हैं, लाइफ साइंस वाले को दे रहे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो में आप लोग देखिए तभी आपको समझ में आएगा। लाइफ साइंस में पार्ट बी और सी है वो लाइफ साइंस के आते हैं। बी वाला पार्ट 2 नंबर का होता है, जबकि सी वाला जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब सिलेबस में देखें तो इसमें कितनी यूनिट दी है, 13 यूनिट जो है वो मेंशन की गई है। 13 यूनिट में से अपन आज वो बात करने वाले हैं कि बॉटनी वाले कौन से यूनिट पढ़ें ताकि उनको नेट या JRF आराम से उनको मिल जाए, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी यूनिट्स इन्होंने मेंशन की गई है। कितनी यूनिट है, 13। 13 यूनिट इन्होंने मेंशन की है। 13 यूनिट का सिलेबस निकालकर आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से देख लेना, तो वहाँ पर भी मैं आपको सिलेबस वो भेज दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। 13 यूनिट है। 13 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है वो है बायोकेमिस्ट्री। पहली यूनिट कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। तो बॉटनी वाले केवल इन यूनिट्स को पढ़ लें, ठीक है। जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूं केवल उन यूनिट्स को आप पढ़ सकते हो और आराम से आपकी नेट या JRF आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं पहली चीज, पहली यूनिट को मैं कहूंगा आपको, पहली यूनिट कंप्लीट भी नहीं तो आपको जो मेन टॉपिक जो आपको बता रहा हूं वो आपको पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट आपको पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट आपकी है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। किस नाम से आपको फर्स्ट यूनिट मिलती है, जो मॉलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और देयर रेलिवेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये आपको इस नाम से यूनिट्स मिलती है, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर लेके चल रहा हूं। सबसे पहले देखो आप लोग, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग प्रिंट निकालोगे उस टाइम पे आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो ये इसका कुछ 13 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, पहली आ गई। दूसरी अपन देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड फंडामेंटल प्रोसेस मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और फोर्थ आ जाएगी सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यूनोलॉजी या सेल सिग्नलिंग कहेंगे अपन। फिफ्थ आ जाएगी डेवलपमेंट बायोलॉजी, विकास, और 6 आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी, 7 आ जाएगी एनिमल फिजियोलॉजी, और 8 नंबर की जो 8 नंबर की वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स, और 9 जो है वो डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म मतलब जो लोअर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स है वो है। फिर 10 आ जाएगी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, 11 नंबर आ जाएगा इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, और 12 नंबर आ जाएगा अप्लाइड बायोलॉजी, और 13 नंबर आ जाएगा मेथड्स इन बायोलॉजी। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो फर्स्ट में आपको, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें जो सिलेबस बता रहा हूँ वो आप लोग टिक लगा लेना, अपने सिलेबस में प्रिंट निकाल कर आप लोग उसे टिक लगा लेना। सबसे पहले आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो देखना है, लिपिड है, एमिनो एसिड और प्रोटीन्स,
न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स, ये सभी चीज़ें आपको देखने हैं। एक चीज़ इसमें देखनी है, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी साइकिल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का जितना भी सिंथेसिस है, वो सभी चीज़ें देखनी है। तो इसका मतलब सभी ये लाइन आपको देखनी है, बी पार्ट जो है वो पूरा करना है। और अब अपन चलते हैं ई वाली यूनिट के ऊपर, मतलब फर्स्ट यूनिट में ई पॉइंट है, उसमें बायो एनर्जेटिक्स दे रखा है, ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दे रखा है जो पढ़ना है आपको, और कपल्ड रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफ़र है, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफ़र है, ट्रांसड्यूसर्स है, ये ई वाला पॉइंट आपको देख लेना है। एक एंजाइम है इसमें एफ पॉइंट, तो आपको एंजाइम काइनेटिक्स है वो जरूर देख के जानी है, एंजाइम के टाइप्स और एंजाइम के काइनेटिक्स, एंजाइम के रेगुलेशंस, वो टॉपिक आप लोग जरूर देख लो। एक इसमें जी दिया है रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं पर रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से, तो वो आपको जरूर देखना है। रामाचंद्रन प्लॉट में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था, आज भी थोड़ा बहुत कभी कोई भी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डोमेन, तो ये रामाचंद्रन प्लॉट जरूर देख के जाना। इसमें से एच पॉइंट दे रखा है, कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की जितने भी कन्फर्मेशन है, जैसे 4 है, ए बी और जो जेड है, इनमें सिलेबस में दिया है वो जो ए बी और जेड दिया है आपको। इसके अलावा टी आर एन ए है, एम आर एन ए है, माइक्रो आर एन ए है। एक इसमें टॉपिक दे रखा है प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी, ये आप बोटनी वाले हो आराम से पढ़ सकते हो। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है, डीएनए है, प्रोटीन से आरएनए है, उनकी स्थिरता कैसे बढ़ाई जाती है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कौन से केमिकल्स हैं, ठीक है। एक दे रखा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म तो आपको मैंने बता ही दिया कि मेटाबॉलिज्म आपको इसमें पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स और एक एंजाइम, ये 4-5 टॉपिक है। इनके सभी जो पाथवे हैं, मेटाबॉलिज्म है, इनका सिंथेसिस है, इनका डिग्रेडेशन है, ये सभी आपको पढ़ लेना है। सेकंड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन सी यूनिट पढ़नी पड़ेगी भैया? आपको सेकंड यूनिट, सेकंड जो यूनिट है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। यूनिट सेकंड यूनिट देखो भाई किसकी है? सेल बायोलॉजी की है। किसकी है? सेल बायोलॉजी की है। सेल बायोलॉजी में से ऐसा कौन से टॉपिक्स है जो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं। जैसे एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपको पढ़ लेनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनके मॉडल्स हैं, कंपोजिशन है, इनके अंदर पाए जाने वाले चैनल्स हैं। तो अब मैं आपको सिलेबस के लाइन टू लाइन बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको देखना है, ठीक है। इसमें देखो आपको इसमें दिया गया है ए पॉइंट, आपको टिक लगा लेना है, ए पॉइंट आपको पढ़ना है। ए पॉइंट में आपको दे रखा है मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स हैं, लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन डिफ्यूजन है, मतलब इनमें ट्रांसपोर्टेशन इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पंप है, मैकेनिज्म, सॉर्टिंग, रेगुलेशंस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, इसमें आपको देखो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल कोशिकांग जितने भी है वो सबको आपको पढ़ने हैं। कोशिकांग के साथ साथ आप एक इसमें साइटोस्केलेटन जरूर पढ़ लेना है, साइटोस्केलेटन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसमें दिया है जीन, जीन की स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है, जीन में से ओपेरोन मॉडल है, ओपेरोन मॉडल में लैक ओपेरोन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है। ये आराम से आपको सीबीएस की जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, आपको आराम से उसमें से भी आप कर सकते हो। किसी से कोचिंग ले रहे हो आप, वहाँ से भी आप कर सकते हो। नेट पे इतने ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ लगभग टॉपिक तो मैंने भी पढ़ा रखे हैं, तो आप मेरे वाले चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरे टॉपिक्स ये कवर होते हैं, लगभग पूरे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ पर आपको साइटोस्केलेटन है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आगे अपन देखें लैक ओपेरोन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है, ये भी सब मैंने पढ़ा रखे हैं। ट्रांसपोजोन है, ये देख लेना भाई, ट्रांसपोजोन है, ओपेरोन है, रिपीटेटिव डीएनए है, जीन है, जीन फैमिली है, ये सभी चीज़ें इसमें से देख के जानी है। एक डी ऑप्शन जो है वो आपका है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपको सेल डिवीजन छोड़ो तो छोड़ देना, केवल सेल साइकिल पढ़ लो आप। क्या पढ़ना है?
डी पॉइंट में सेल साइकिल के रेगुलेशंस, ठीक है ना, सेल साइकिल और सेल साइकिल के रेगुलेशंस। सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स, ये आपको जरूर देख लेना है। चेक पॉइंट्स में कौन से सीडी के प्रोटीन है और साइक्लिन प्रोटीन से उनका कंपोजिशन, साइक्लिन प्लस सीडी के, इनमें कौन से रेगुलेशंस हैं। खास तौर से एक आरबी प्रोटीन है, आरबी है, P53 है, E2 है, ये सभी चीज़ें आपको, इनके फंक्शंस हैं, ये सभी सेल साइकिल के पूरे पढ़ के जाना भैया आप लोगों को। आराम से इसमें से क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे अच्छे से, ठीक है। अगर पढ़ा है तो आप लोगों ने ये इसमें से ज़रूर देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं थर्ड यूनिट, ठीक है ना। थर्ड यूनिट आपको कौन सी कर लेनी है? थर्ड यूनिट भी आपकी सेम सिंपल यूनिट है जो आपको कर लेनी है। थर्ड यूनिट ये आपको करनी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यूनिट थर्ड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तीन चीज़ें तो आपको सिंपल से पढ़नी है, ठीक है। तीन चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कौन सी पढ़नी है? एक तो डीएनए, डीएनए जहां पढ़ोगे आप उसका रेप्लिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। डीएनए रेप्लिकेशन, वो चीज़ें बता रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं एमएससी या बीएससी में आप पढ़े हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। डीएनए है, रेप्लिकेशन है, डीएनए रिपेयर है, ठीक है। रिपेयर के अलावा अपन ट्रांसक्रिप्शन देखें, ट्रांसलेशन देखें, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, इनके फैक्टर्स हैं, इनके रोल हैं, वो सभी चीज़ें आपको क्या करनी है? पढ़ लेनी है, ठीक है। होमोलॉगस, एक रिकॉम्बिनेशन देख लेना भाई इसमें, रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन है वो जरूर देख के जाना। रिकॉम्बिनेशन में होमोलॉगस दे रखा है, नॉन होमोलॉगस दे रखा है, नॉन होमो, ये देखना है। इसके अलावा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये चीज़ें दे रखी हैं तो ये आपको पढ़ लेनी। इनमें से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन मैंने बता ही दिया। इतने जितने भी इनमें आरएनए पॉलीमरेज हैं, आरएनए के टाइप्स, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स हैं, आरएनए के टाइप्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन है, स्प्लाइसिंग है। हाँ, स्प्लाइसिंग जरूर देख लेना भाई। स्प्लाइसिंग जरूर देख लेना। इसके अलावा और आप देखोगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के अंदर कौन से जो चीज़ें हैं वो सभी फैक्टर्स आपको देखना है। और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है, डी पॉइंट जो है मतलब सी पॉइंट, वो देख लेना पूरा, ठीक है। जीन साइलेंसिंग का इतना कोई खास नहीं है, जीन एक्सप्रेशन देख सको तो देख लेना, कुछ नहीं है। अगला आप लोग कौन सी देख पाओगे? जो फोर्थ यूनिट है वो ज़रूर आप लोग देख पाओगे। अब कौन सी यूनिट? फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपने अगर सेल बायो पढ़ी है, ठीक है, कौन सी? सेल बायो। अगर आप लोगों ने सेल बायो पढ़ी है तो ज़रूर आप लोग इसको देख के जाएं, क्योंकि सेल बायो जिसने पढ़ी है वो सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन ज़रूर देखेगा। यहाँ पर आप लोग देखो, जिसने फोर्थ 2 यूनिट पढ़ी है, इसमें फोर्थ यूनिट में केवल आपको क्या पढ़ना है? यूनिट फोर्थ को कंप्लीट नहीं पढ़ना है आपको,
केवल आपको कौन सा वाला सेल वाला पोर्शन पढ़ना है। इसमें सेल वाले पोर्शन में सेल एक सेल से दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन कैसे करती है, जिसे अपन सेल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है, कितने प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कैदरीन इंटरेक्शन है, ठीक है, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये टॉपिक आप थोड़ा सा देख सकते हो, इसमें सिर्फ इतना टॉपिक आप इसमें देख लेना और इसको यूनिट को पूरी को छोड़ सकते हो आप। फिर आ जाएगी आपके अगली, अगर अपन देखें तो आप इसमें से देख सकते हो 5th यूनिट। अगर अपन देखेंगे 5th यूनिट, देखो भाई 5th यूनिट में से कौन सा देख सकते हो, केवल प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसमें से आपको एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, उनका डेवलपमेंट है, उनका विकास है, परिवर्धन है, वो सभी आप छोड़ सकते हो। लेकिन आपको प्लांट, अगर बॉटनी से हो, आप लोगों ने बीडी सिंह की बुक्स पढ़ी होगी या फिर अदर भी काफ़ी बुक पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पर प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो पूरी दी हुई है, तो उसमें से आपको टॉपिक जो है वो आपको पढ़ लेने हैं। इसमें से अपन देखेंगे तो प्लांट डेवलपमेंट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टोटिपोटेंसी है, कमिटमेंट है, ये भी नहीं पढ़ पाओ आप, कोई बात नहीं है। आप लोग मॉर्फोजेनेसिस है, ड्रोसोफिला का एग्जांपल आप पढ़ लेना भाई, ड्रोसोफिला नेट पे भी खूब अवेलेबल है, मैंने भी पढ़ा रखा है, ये जरूर पढ़ लेना। इसमें से आपको जो है प्लांट वाला पोर्शन जरूर देख लेना, लास्ट में जो डी पॉइंट है वो दिया है यहाँ पर, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट एंड रूट डेवलपमेंट है, लीफ डेवलपमेंट है, एबीसी मॉडल है, ठीक है। फ्लावरिंग का जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम है, ये दोनों एग्जांपल देख लेना, अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम की। इनमें से एबीसी मॉडल है वो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो देख लेना इसका डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। सूट और रूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जीन है, लिफी जीन है, ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये इसमें जरूर देख लेना। एक इसमें एपोप्टोसिस जरूर देख लेना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये आपका दिया हुआ है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसे अपन एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। एपोप्टोसिस के साथ में अगर आप पढ़ो तो एजिंग या सेनेसेंस है वो भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें एजिंग और सेनेसेंस दिया हुआ है, एजिंग और सेनिसेंस जो टर्म है वो आप देख सकते हो, जीर्णता देख सकते हो, एजिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें से आपको देखना है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, केवल बॉटनी वाला पोर्शन आप लोग देख लेना। अगली तो आपकी पूरी फेवरेबल है 6 नंबर यूनिट, तो डायरेक्ट ही, ठीक है। 6 नंबर यूनिट कौन सी है, केवल आपको मैं वही पोर्शन बता रहा हूँ जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 6 है प्लांट फिजियोलॉजी, 6 नंबर यूनिट है वो कौन सी है, प्लांट फिजियोलॉजी, तो वो आपको देखनी है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप नहीं कहोगे कौन सा छोड़े कौन सा पढ़े, प्लांट फिजियोलॉजी, ये यूनिट कौन सी आ जाएगी, 6, ये आपको पूरी पढ़नी है भाई। 6 यूनिट में आपको पूरा पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस दिया है, फोटोसिंथेसिस में जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है, फोटो प्रोटेक्शन है, मैकेनिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के पाथवे C3 C4 कैम पाथवे हैं, रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, प्लांट हार्मोन्स है, सेंसरी फोटो बायोलॉजी है। ये छोड़ो तो छोड़ देना आप लोग, ये वाला पोर्शन छोड़ो तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी स्टोमेटा का जो मूवमेंट्स है वो मैकेनिज्म, वो थ्योरी है वो जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, छोड़ो तो छोड़ देना। स्ट्रेस बायोलॉजी है, इसको थोड़ा पढ़ सको तो पढ़ लेना, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हो आप, तो ये जरूर आप लोग देख लेना। एनिमल, अगली 7वीं यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी का, आप उसको कंप्लीट छोड़ सकते हो, अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप लोग उसे कंप्लीट छोड़ सकते हो। 8 नंबर यूनिट के ऊपर आ जाओ आप, तो 8 नंबर यूनिट है वो आपकी जेनेटिक्स है। यूनिट्स कौन सी, 8 नंबर आ जाएगी आपकी इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स कह सकते हैं। जेनेटिक्स, ये यूनिट आप लोग जरूर पढ़े भाई। इसमें से खासतौर से आपके जो भी मेंडल्स के, क्योंकि पूरी ये मेंडल्स की बेस पे है, तो मेंडल से रिलेटेड आपके जो भी टर्म्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन से इसमें से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो देखो टैक्सोनॉमी, इसमें इनहेरिटेंस में देखो मेंडल्स का प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेंडेलियन प्रिंसिपल। ए पॉइंट पढ़ना आपको, डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये पढ़ना है। बी जो है वो देखना है एलील, मल्टीपल एलील्स, स्यूडो एलील्स और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ये चारों चीज़ें पढ़नी है भैया आपको। एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, इसमें मेंडेलियन के जो भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, आगे मेंडल की जो स्टडी आगे बढ़ी थी उसमें कौन से नए टर्म्स आए थे, जैसे को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जीन इंट्रैक्शंस है, प्लियोट्रोपी है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, पेनिट्रेंस है, ठीक है ना, फिनोकॉपी है, सेक्स लिमिटेड, अगर ये छोड़ो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन ये टर्म्स तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। जीन मैपिंग वाला अगर आपसे हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, ठीक है ना, ये तो आपको छोड़ सकते हो इसको आप, डी वाले पॉइंट को। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ये पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या तो क्लोरोप्लास्ट में है और या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में है, उनमें उनकी जो जीन है उसके कंपोजिशन आपको पढ़ना है पूरा, जो प्लाज्मिड पाया जाता है इनमें। क्लोरोप्लास्ट में कौन से जीन्स से कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, कितने आरएनए होते हैं, कितने टीआरएनए होते हैं, कितने एमआरएनए होते हैं, कितने राइबोसोमल आरएनए होते हैं, उनका सिंथेसिस कैसे होता है, उनमें स्प्लाइसिंग होती है या नहीं होती है, या उनमें इंट्रॉन्स उपस्थित है या नहीं है, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें से देख के जाना है। एक है, ये जरूर देख लेना, एफ पॉइंट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जिसमें आपको माइक्रो बैक्टीरिया जहाँ भी पढ़ते हो उसमें आपको जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉन्जुगेशन आता है, ट्रांसडक्शंस आता है, ये सभी चीज़ें इसमें कॉमन जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़ना है। जैसे मेथड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन है। मैपिंग अगर आपसे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैपिंग का फिर भी मैं कह रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, आप यूट्यूब पे चैनल पे देख लेना, किसी के भी मिल जाएगा। अगला पॉइंट छोड़ देना, जी वाला ह्यूमन पेरेंट जो जेनेटिक्स है वो अगर आपसे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इसको। पॉलीजीन इंट्रैक्शन छोड़ सकते हो आप। और आगे जो है लिथल जीन है, वो तो वैसे तो सिंपल है ये, हालांकि अगर आप करना चाहो तो म्यूटेशन वाला कर सकते हो, ठीक है। एक इसमें जे पॉइंट है, जे पॉइंट आपने सदा से पढ़ते आए हो आप लोग, हमेशा से पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये ज़रूर देख लेना। इसमें डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, प्लॉइडी है, देयर जेनेटिक इम्प्लीकेशंस हैं, ये सभी चीज़ें आपकी पहले से पढ़ी हुई है। रिकॉम्बिनेशन पढ़ लेना भाई, के पॉइंट है इसका, होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। अगला डाइवर्सिटी इसमें दिया हुआ है, डाइवर्सिटी को आप छोड़ देना, चाहे भले ही 8 नंबर यूनिट है वो आपको छोड़ दोगे। आगे अपन देखें 9 नंबर यूनिट को छोड़ देना। 10 नंबर यूनिट देखें इकोलॉजी। 10 नंबर यूनिट कौन सी है, इकोलॉजी आपकी। इकोलॉजी यूनिट नंबर 10, ये आपको देखनी है, क्योंकि इकोलॉजी में आप लोग सदा से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा से पढ़ रहे हो आप लोग, बीएससी में आपने पढ़ी है, एमएससी में आपने पढ़ी है, तो वही चीज़ें इकोलॉजी में है, कोई नई चीज़ें इसमें नहीं है। सबसे पहले इनमें इन्वायरमेंट दे रखा है, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स दे रखे हैं, हैबिटेट दे रखे हैं, इनके निक दे रखे हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी देख लो, पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और स्पीसीज इंट्रैक्शन है, ये आप लोगों को देखना है। कम्युनिटी है वो देख लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, ये देख लो। और इकोसिस्टम देख लो, बायोजियोग्राफी देखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर आ जाएगी 11 नंबर यूनिट, 11 आ जाएगी आपकी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में केवल आपको वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं जो इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, कि अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसमें एक तो देखो जो स्केल है वो आप देख लेना, जियोग्राफिकल जो स्केल है कि अर्थ का विकास कैसे हुआ था,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ था, उनके रिगार्डिंग कौन सी हाइपोथेसिस दी है, कौन से उनके अकॉर्डिंग आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो किए गए थे, तो वो सभी आपको पढ़ लेना है। और स्केल, जियोग्राफिकल जो स्केल है, कौन से एरा, कौन से पीरियड के अंदर किसका विकास हुआ था, किसका ओरिजिन हुआ था, वो सभी चीज़ें आप इसमें इवोल्यूशन की पढ़ लेना। एनिमल बिहेवियर आप छोड़ देना, ठीक है ना। केवल इवोल्यूशन के वो पोर्शन पढ़ लो जो आपने बीएससी और एमएससी में कहीं पढ़ा है, ठीक, केवल वो पढ़ लो आप लोग। 12th वाली यूनिट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अप्लाइड बायोलॉजी है, उसमें कोई खास आप नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 30 नंबर में अपन देखेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। मेथड इन बायोलॉजी में अगर अपन देखेंगे कि भी आप इनमें कैसे कर सकते हो, कौन सा कर सकते हो, तो मेथड में बेसिक जो टर्म्स है, जो टेक्निक्स आपसे पूछी जाती है वो आप कर सकते हो। जैसे खासतौर से आपकी क्रोमेटोग्राफी से हमेशा क्वेश्चन आता है, क्रोमेटोग्राफी से आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आ जाएगा, एसडीएस पेज से आ जाएगा। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टाइप आ गए, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, एसडीएस आ गया, और भी इनसे रिलेटेड जैसे है एक एनएमआर है, एक अपन देखेंगे एमआरआई है, एफएमआरआई है, इसके अलावा एक्सरे है। ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जो आप लोग सिलेबस में देख के वो टेक्निक्स देख लेना जो आप इजीली कर सको। और जहाँ तक हो सके मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितनी भी यूनिट्स आप सो कर रहे हो उनके यूनिट के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहना। टॉपिक वाइज जो भी आप टॉपिक पढ़ो उनके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सीबीएस की बुक से पढ़ रहे हो या कोई अदर बुक से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, पाथफाइंडर की बुक्स पढ़ रहे हो, या कोई भी आपने टॉपर नोट्स ले रखे हैं, किसी कोचिंग से आपने पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहना लास्ट ईयर की, तब आपके जाके ऐसी कंडीशन होगी कि आराम से आपको नेट या जेआरएफ मिल जाएगी। तो इतनी पूरी चीज़ें मैंने आपके साथ में आपके शेयर की है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी, कोई डाउट आपको रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को आगे कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो कमेंट में जरूर आपको मैं बता सकूं। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।